ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील, सबसे ऊंची चोटी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्यों? क्योंकि मुजफ्फरपुर को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ लीची कहते हैं। पहले मुख्यमंत्री क्या बताया मैंने? श्री कृष्ण सिंह। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रियांशी। इंडियन स्टेट सीरीज के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं बिहार स्टेट को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसकी स्थिति के बारे में। तो आप मैप में देखोगे तो अगर आप डायरेक्शन में देखोगे तो ये भारत के कहाँ स्थित है? पूर्व में। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? भारत के पूर्व में स्थित है ना, भारत के पूर्वी भाग में है ना। इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? भारत के पूर्वी भाग में। अब इसके गठन की बात की जाएगी तो बिहार राज्य का गठन किया गया था 22 मार्च 1912। कब किया गया था इसका गठन? इसका गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। और 22 मार्च 1912 को इसका गठन किया गया था बंगाल से अलग करके। कैसे गठन किया गया था इसका? बंगाल से अलग करके, बंगाल से अलग, यानी बंगाल से इसे पृथक किया गया था और 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया था। अब 22 मार्च को किया गया था, इसीलिए 22 मार्च को इसलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है क्या? बिहार स्थापना दिवस, या आप बिहार दिवस भी लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, आप लोग ये फैक्ट याद रखना। फिर अगर मैं इसमें आप लोगों को दो इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि दो डेट आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहली डेट याद रखनी है आपको क्या? 1 अप्रैल 1936। ठीक है ना। अभी आप पूछोगे ना कि मैम ये डेट किस चीज की? मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले कौन सी डेट है? 1 अप्रैल 1936। और दूसरी डेट क्या है? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग करके उड़ीसा राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उड़ीसा राज्य। ठीक है ना। और 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम बार पुनर्गठन किया गया था। और किस राज्य का गठन किया गया था? झारखंड राज्य का। ठीक है ना। आप लोग ये दो फैक्ट याद रखिएगा कि बिहार राज्य से दो राज्यों को अलग करके गठन किया गया है। पहला कौन सा था? उड़ीसा था 1936 में। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से ही अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? झारखंड। ठीक है ना। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या? इसकी राजधानी। आप सभी को पता होगा कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है यहाँ की राजधानी? पटना। और पटना का प्राचीन नाम की अगर बात की जाए तो क्या था इसका नाम? पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ठीक है ना। ये बेसिक आप लोगों को पता चल गया कि इसकी स्थिति कहाँ है? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके। और बिहार राज्य से दो राज्य अलग किए गए हैं 1936 में। 1 अप्रैल 1936 में सबसे पहले राज्य कौन सा बनाया गया था? उड़ीसा बनाया गया था। और 15 नवंबर 2000 को अलग करके बिहार से ही कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो झारखंड। ठीक है ना। जब अभी हम आगे उड़ीसा और झारखंड राज्य के बारे में पढ़ेंगे ना, मैं वहां पे भी इस चीज को रिपीट करूंगी, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे क्या? बिहार राज्य की सीमाएं, यानी बिहार के चारों तरफ और कौन कौन से राज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। ठीक है ना। ये देखो आप लोग मैप में देख रहे होंगे, ये मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये है कौन सा राज्य? बिहार राज्य है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आप मैप में अगर देखोगे तो बिहार के चारों तरफ पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैप में कि कौन कौन से राज्य हैं। देखो यहाँ पे ये सबसे पहले हो जाएगा कौन सा?
उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो ये कौन सा राज्य है, ये है झारखंड। कौन सा राज्य है ये, झारखंड। और ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। और यहाँ ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ ऊपर कौन सा है, ऊपर है कौन सा, नेपाल। नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा बिहार के साथ लगती है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पास बता देती हूँ फिर से। अगर हम डायरेक्शन देख के बात करेंगे तो बिहार के उत्तर में, अगर हम उत्तर में देखेंगे तो कौन सा देश है, यहाँ पे एक देश है, कौन सा है, नेपाल। नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन, बिहार। ठीक है ना। और फिर इसके पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में इसके कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। कौन सा बताया मैंने अभी मैप में आप लोगों को, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। और इसके दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो दक्षिण में है कौन सा, ये देखो आप लोग मैप में देखो, यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है ना, कौन सा है, जिसे अलग किया गया था, बिहार से अलग किया गया था, है ना। कौन सा राज्य था, 2000 में अलग किया गया था, कौन सा राज्य था, झारखंड। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसके दक्षिण में हो जाएगा कौन सा राज्य, झारखंड। और इसके पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो इसके पश्चिम में है कौन सा, उत्तर प्रदेश, है ना। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो बिहार राज्य की सीमाएं किसके साथ लगती है, 3 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन से 3 राज्य हो जाएंगे, तो सबसे पहला तो हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा कौन सा, झारखंड, और तीसरा हो जाएगा कौन सा, पश्चिम बंगाल। और एक देश की भी सीमा लगती है, उसका नाम क्या है, नेपाल। ठीक है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ की राजकीय भाषा, यहाँ का क्षेत्रफल, जनसंख्या और उच्च न्यायालय के बारे में। तो यहाँ की राजकीय भाषा की बात की जाए तो यहाँ की राजकीय भाषा क्या है, सबसे पहली कौन सी राजकीय भाषा है, हिंदी। और एक और राजकीय भाषा है, कौन सी है, उर्दू। ठीक है ना। यहाँ की 2 राजकीय भाषाएं हैं, कौन कौन सी है, पहली है हिंदी और दूसरी कौन सी है, उर्दू। ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्या यहाँ का क्षेत्रफल। यहाँ का क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल है यहाँ का, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, तो ये 2.86% है। कितना है, 2.86% है। ठीक है। रैंक वैसे याद नहीं रखनी है, क्योंकि हमें ना मैक्सिमम 3 या फिर 5 स्टेट याद रखना है। ठीक है ना। और ये रैंक में ये 12वें नंबर पर आता है। किस नंबर पर आता है, ये 12वें नंबर पर आता है। तो हमें इतना याद नहीं रखना है। ठीक है ना। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है, नहीं तो आप लोग बोलोगे ना कि मैम फिर भी रैंक बता दो आप, इसलिए मैंने फिर भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है ना। चलो अब क्या देख लेते हैं, यहाँ की जनसंख्या कितनी है। यहाँ की जनसंख्या लगभग आप लोग बोल सकते हो कितनी, 10.5 करोड़, लगभग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। ठीक है ना। तो कितनी बताई मैंने, लगभग 10.5 करोड़, यानी 10.40 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। कितना मैंने बताया है, लगभग बताया है। ठीक है ना। और अगर प्रतिशत की बात की जाए, परसेंट की बात की जाए, तो ये कितनी है, 8.60%। ठीक है ना। कितने परसेंट है ये, लगभग 8% या फिर 8.5% आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। और इसकी अगर रैंक की बात की जाए, जनसंख्या के मामले में बिहार किस नंबर पर आता है, तो ये आता है किसमें, तीसरे नंबर पर। किस नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में बिहार, तीसरे नंबर पर। सबसे पहला राज्य कौन सा है जनसंख्या के मामले में, उत्तर प्रदेश। कौन सा है जनसंख्या में सबसे पहले, उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर है कौन सा, महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर कौन है, ये मैं जनसंख्या की बात कर रही हूँ। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर आता है कौन सा स्टेट, बिहार। ठीक है ना। किस नंबर पर आता है ये, तीसरे नंबर पर आता है।
अब तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को, मैंने एकदम क्लियर बताया है आप लोगों को। यहाँ की राजकीय भाषा कौन कौन सी हो गई, पहली हिंदी हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, उर्दू हो गई। यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना क्षेत्रफल है, लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 2.86%। कितना है, 2.86%। और जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग कितनी है ये, 8 या 8.5% आप लोग बोल सकते हो। और रैंक की बात की जाए यानी जनसंख्या में किस नंबर पर आता है बिहार, तो जनसंख्या में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन शुरू के भी दो आप लोगों को याद रखना है, मैंने इसीलिए बता दिया, क्या है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर आता है कौन सा स्टेट, बिहार। ठीक है, अब यहाँ का देख लेते हैं, क्या, उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट। तो बिहार का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ, पटना में। कहाँ स्थित है ये, पटना में स्थित है। और यहाँ की कोई भी खंडपीठ नहीं है, इस हाई कोर्ट की कोई भी खंडपीठ नहीं है। सिर्फ आप लोगों को एक हाई कोर्ट याद रखना है बिहार का, जो कहाँ स्थित है, पटना में। कहाँ स्थित है, पटना। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, पटना क्या है, बिहार की राजधानी भी है, जिसका प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बिहार राज्य के प्रतीक चिन्हों की, है ना। यहाँ का राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, इन सारे फैक्ट को यहाँ पास हम एक ही स्लाइड में कंप्लीट कर लेंगे। देखो मैंने आप लोगों के लिए इमेज भी लगा दी है। यहाँ का राजकीय पशु सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ का राजकीय पशु कौन है, गौर। क्या है, गौर। इसको भारतीय बैल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, भारतीय बैल कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ के राजकीय पक्षी की बात की जाए तो यहाँ का राजकीय पक्षी है गौरैया। क्या है, गौरैया। देखो ये इमेज बनी हुई है, क्या है, गौरैया। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो क्या है, पीपल। और राजकीय फूल की बात की जाए तो कौन सा फूल है, गेंदा, जिसको मैरीगोल्ड कहते हैं ना। ये देखो इमेज बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ की राजकीय मछली की बात की जाए तो यहाँ की राजकीय मछली कौन सी है, मांगुर। क्या नाम है उसका, मांगुर। ठीक है ना, तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। एक बार जल्दी से आप लोग पढ़ लो इनको। क्या क्या बताया है मैंने अभी आप लोगों को, यहाँ का राजकीय पशु बताया है, क्या है वो, गौर बोलो या फिर भारतीय बैल बोल सकते हो, है ना। राजकीय पक्षी हो जाएगा क्या, गौरैया। राजकीय वृक्ष हो जाएगा क्या, पीपल। राजकीय फूल हो जाएगा गेंदा। और राजकीय मछली हो जाएगी कौन सी, मांगुर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, यहाँ की राजकीय मछली। ठीक है ना, अब चलो हम आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ की सीट के बारे में। सबसे पहले कौन सी आती है, विधान परिषद। मैं जब से आप लोगों को ये इंडियन स्टेट सीरीज के वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, बना रही हूँ, वीडियोस जो आप लोगों को दे रही हूँ, उसमें सबसे शुरू से मैं बात कर रही हूँ विधान परिषद की, है ना। विधान परिषद भारत के हर एक राज्य में नहीं है ना। कितने स्टेट में है ये अब आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने बहुत बारी आप लोगों को बताया है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है आप लोगों को कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद स्थित है ना। विधान परिषद, एक तो मैं आज ही आप लोगों को बता दूंगी, क्या, बिहार, है ना। बिहार में विधान परिषद है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ 6 ऐसे स्टेट हैं जहां विधान परिषद स्थित है, जिसमें से एक बिहार भी है। अब आप लोगों को कमेंट में 5 स्टेट के नाम बताना है, ठीक है ना। तो चलो हम सबसे पहले इनकी सीट देखते हैं। विधान परिषद की बात की जाए तो बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, 75। कितनी है, 75। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243। कितनी है, 243। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या है 40
और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में कितनी है? 16। कितनी है? 16। ठीक है ना, आप लोगों को ये नंबर याद रखने हैं। 243 किसकी सीटें हैं? विधानसभा की सीटें हैं। 75 मैंने बताई किसकी? विधान परिषद की। 40 कहाँ की है? लोकसभा की। और 16 सीटें किसकी है? राज्यसभा की। ठीक है ना, आप लोगों को ये नंबर याद रखना है, 75, 243, 40 और 16। ये एग्जाम में ना ऐसे पूछा जाता है जोड़ियां बनाने के लिए कि इस राज्य की कितनी लोकसभा सीटें हैं, इस राज्य की कितनी है। तो आप लोगों को ना हर एक स्टेट की राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें याद रखनी होगी। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें एक साथ ही भारत के सभी राज्यों की लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें बता दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, बहुत जल्दी ये वीडियो मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्या? बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की। तो हम यहाँ पे बिहार के सबसे पहले तो प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, तो उस समय बिहार राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे या कौन थे, और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे प्रथम मुख्यमंत्री की। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। क्या नाम था उनका? श्री कृष्ण सिंह। इनका कार्यकाल 1946 से 1961 तक था। ठीक है ना, तो मतलब कि जब भारत आजाद हुआ था यानी स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में। तो उस समय यानी बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री किन्हें माना जाएगा? श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, और वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी। आप लोगों को इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है ना, पहले मुख्यमंत्री कौन हो गए? श्री कृष्ण सिंह। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो गए? सम्राट चौधरी। ये अभी ही हाल ही में बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं? वर्तमान उप मुख्यमंत्री की। यहाँ अभी 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका नाम क्या है? तो यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। कितने हैं? 2। तो सबसे पहले कौन से हो जाएंगे? विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी। और दूसरे कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव। कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोगों को ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। अपन किस स्टेट की बात कर रहे हैं? बिहार की, ये मत भूल जाना आप लोग। ठीक है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? सम्राट चौधरी। और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? तो 2 हैं। पहले कौन है? विजय कुमार चौधरी। और दूसरे का नाम क्या है? विजेंद्र प्रसाद यादव। अब हम बात करेंगे किसकी? यहाँ के राज्यपाल की। पहले राज्यपाल थे यहाँ के, क्या नाम था उनका? जयराम दास। जयराम दास दौलत राम। दौलत राम। पहले राज्यपाल का नाम क्या था? जयराम दास दौलत राम। ठीक है, और वर्तमान के राज्यपाल की बात की जाए तो वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? सैयद अता हुसैन। क्या नाम है इनका? सैयद अता हुसैन। ये नीचे आप लोगों को दिख रहा है ना, सैयद अता हुसैन। ठीक है, तो वर्तमान में पहले राज्यपाल कौन थे बिहार के? जयराम दास दौलत राम। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सैयद अता हुसैन। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोगों को पहले वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है। क्या नाम है उनका? सम्राट चौधरी। ठीक है, और वर्तमान राज्यपाल को याद रखना है। क्या नाम है उनका? सैयद अता हुसैन।
ठीक है, जब ये दोनों फैक्ट आप लोगों को याद हो जाए तो आप लोग इसके पहले मुख्यमंत्री और पहले राज्यपाल भी याद रखिएगा। पहले मुख्यमंत्री क्या बताया मैंने, श्री कृष्ण सिंह, और पहले राज्यपाल का नाम क्या बताया मैंने, जयराम दास दौलतराम। ठीक है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ बिहार राज्य के जितने भी प्रमुख शहर हैं उनके उपनाम देखेंगे। तो सबसे पहले तो बिहार को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, बिहार को कहा जाता था क्या, मगध। क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था। अब चलो हम यहाँ के प्रमुख शहरों के उपनाम देखते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आप लोगों को दिख रहा है ना हर एक शहर के नाम यहाँ पे बिहार के। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, बिहार की राजधानी पटना के उपनाम, है ना। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को अभी बताया था, क्या नाम बताया था पटना का पुराना नाम। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पाटलिपुत्र बताया था। क्या नाम बताया था मैंने, पाटलिपुत्र। इसे कुसुमपुर भी कहा जाता है, कुसुमपुर। इसे बैंकों का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, बैंकों का प्रवेश द्वार। ये किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पटना की, बैंकों का प्रवेश द्वार। और इसे अजीमाबाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजीमाबाद। ये सारे नाम किसके हैं, तो ये सभी नाम किसके हैं, पटना शहर के। किसके नाम है, पटना के। क्या क्या है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बैंकों का प्रवेश द्वार और अजीमाबाद। ठीक है ना, ये किसके नाम हो गए, पटना के। अब चलो हम दूसरे शहर का देखते हैं। यहाँ पे देखो आप लोगों को एक दिख रहा होगा क्या, गया। क्या है, गया। तो गया का प्राचीन नाम क्या है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या, ज्ञान की भूमि। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं क्या, ज्ञान की भूमि। गया, बोधि गया गौतम बुद्ध जी के द्वारा फेमस थी। आप लोगों को पता होगा कि गौतम बुद्ध जी को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस जगह को क्या बोला गया, इसे कहा जाता है ज्ञान की भूमि। और नालंदा की बात की जाएगी, ये देखो आप लोगों को नालंदा दिख रहा होगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्राचीन शिक्षा का केंद्र। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्राचीन शिक्षा का केंद्र। ठीक है ना। अब हम दूसरा शहर देखते हैं। यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, भागलपुर। दिख रहा है ना आप लोगों को, भागलपुर। तो भागलपुर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिल्क सिटी। क्या कहते हैं इसे, सिल्क सिटी कहा जाता है। और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, मुजफ्फरपुर। आप लोगों को देखो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये मुजफ्फरपुर दिख रहा है ना। तो मुजफ्फरपुर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, लैंड ऑफ लीची। क्या कहते हैं इसे, लैंड ऑफ लीची। ठीक है ना। तो क्या क्या मैंने बताया, पटना का बताया, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बैंकों का प्रवेश द्वार और अजीमाबाद। ठीक है ना। और गया का बताया, ज्ञान की भूमि। नालंदा को क्या कहते हैं, प्राचीन शिक्षा का केंद्र। और भागलपुर मैंने बताया अभी आप लोगों को, भागलपुर को क्या कहते हैं, सिल्क सिटी कहते हैं। और मुजफ्फरपुर को क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर को कहा जाता है लीची नगरी या फिर लैंड ऑफ लीची। अब चलो और देखते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, मधुबनी। तो मधुबनी को कहते हैं क्या, पेंटिंग सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पेंटिंग सिटी। आप लोगों को पता होगा कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो है वो बहुत फेमस है। इसी आधार पर मधुबनी शहर को क्या कहते हैं, पेंटिंग सिटी कहा जाता है। ठीक है। और ये है क्या, दरभंगा। तो दरभंगा को क्या कहा जाता है, दरभंगा को कहते हैं क्या, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी। क्या कहते हैं, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी। इसी तरीके से बिहार की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो बेगूसराय को कहते हैं।
ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा मैप में, ये है बेगूसराय, दिख गया आप लोगों को? बेगूसराय। बेगूसराय को क्या कहते हैं? बिहार की आर्थिक राजधानी। और बिहार की सांस्कृतिक राजधानी मैंने किसे बताया? दरभंगा को। ठीक है, तो इसको लिख देती हूँ मैं, कहाँ पे लिख दूं? देखो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, एरो बना हुआ है। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं क्या? बिहार की आर्थिक राजधानी। बिहार की आर्थिक राजधानी, ठीक है ना। अब और कौन सा शहर बच गया? ये बचा हुआ है एक मुंगेर। ये दिख रहा है आप लोगों को? बेगूसराय के नीचे ही दिख रहा होगा आप लोगों को। ये क्या है? मुंगेर। तो मुंगेर को कहते हैं योग नगरी। क्या कहते हैं इसे? तो मुंगेर को कहा जाता है क्या? योग नगरी। योग नगरी, ठीक है ना। तो चलो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा? पटना देखा है ना, ये है पटना। तो पटना को क्या क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बैंकों का प्रवेश द्वार और अजीमाबाद कहते हैं। फिर गया को कहते हैं क्या? ज्ञान की भूमि कहा जाता है। नालंदा को कहते हैं क्या? प्राचीन शिक्षा का केंद्र। मधुबनी याद रहेगा आप लोगों को, पेंटिंग सिटी कहते हैं। मुजफ्फरपुर को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ लीची कहते हैं। फिर बेगूसराय को कहते हैं क्या? बिहार की आर्थिक राजधानी। वहीं दरभंगा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्या? बिहार की सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है ना। और एक हो जाएगा मुंगेर, तो मुंगेर को कहते हैं योग नगरी। और भागलपुर को कहा जाता है क्या? सिल्क सिटी, ठीक है ना, रेशम नगरी कह सकते हैं इसको। ये आप लोगों को याद रहेगा ना। ये हो गए क्या? बिहार शहर के प्रमुख शहरों के उपनाम। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्या? बिहार की प्रमुख नदियां। तो सबसे प्रमुख नदी सबसे पहले बिहार की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी क्या? आप सभी को पता होगा कि सबसे पहली नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। कौन सी हो जाएगी? गंगा। ये क्या है? ये राज्य की सबसे लंबी नदी है। बिहार राज्य की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी और प्रमुख नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, ठीक है ना। और इसके अलावा कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी? गंडक हो जाएगी, है ना, गंडक। कोसी नदी हो जाएगी, सोन हो जाएगी। और कौन सी नदियां हो जाएगी? कोसी से याद आया, कोसी को क्या कहते हैं? तो कोसी नदी को कहा जाता है क्या? बिहार का शोक। क्या कहते हैं इसे? बिहार का शोक। जिस तरीके से अभी असम में बाढ़ आई हुई है, क्यों आई हुई है? ब्रह्मपुत्र नदी का पानी क्या हो गया है? ओवर हो गया है ना, बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? असम का शोक कहते हैं। उसी तरीके से कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने सभी शोक नदियों के बारे में बताया था कि किस राज्य कौन से राज्य की कौन सी नदी शोक नदी कहलाती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो अब हम आगे बात करते हैं। हम देख रहे हैं क्या? बिहार राज्य की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहले मैंने बताई कौन सी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। और कौन सी मैंने बताई? गंडक है, कोसी है, सोन है, पुनपुन नदी हो जाएगी। कौन सी नदी है? एक पुनपुन हो जाएगी। कर्मनाशा नदी भी यहाँ है, बहती है। कौन सी? कर्मनाशा। महानंदा भी हो जाएगी, महानंदा नदी, ठीक है ना। तो ये क्या है? बिहार राज्य की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब हमारा टॉपिक क्या है? बिहार राज्य की प्रमुख नहरें, ठीक है ना। तो चलो अब हम देखते हैं क्या बिहार की प्रमुख नहरें। तो यहाँ की जो भी प्रमुख नदियां हैं उन्हीं नदियों से क्या बना दी गई है? नहरें बना दी गई हैं। तो सबसे प्रमुख नहर या सबसे पुरानी नहर बिहार की कौन सी हो जाएगी? सोन नहर। सबसे पहले आप लोगों को कौन सी याद रखना है? सोन नहर। एक मिनट में फिर से अच्छे से लिख देती हूँ। कौन सी?
सोन नहर। ये बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है। क्या है ये? बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली। ठीक है ना? आप लोगों को ये फैक्ट याद रखना है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सोन नहर है। और इसके अलावा और कौन सी है? त्रिवेणी नहर हो जाएगी। कौन सी नहर? त्रिवेणी नहर। ये किस नदी पर है? तो ये है गंडक नदी पर। किस नदी पर है? ये है गंडक नदी पर। और सोन नहर तो बताने की जरूरत नहीं है ना किस नदी पर है ना? सोन नहर किस नदी पर होगी? सोन नदी पर होगी, है ना? त्रिवेणी नहर मैंने अभी बताई आप लोगों को। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। इसी तरीके से कोसी नहर भी हो जाएगी। और भी कई नहर हो जाएंगी जो उसी नदी पर बनाई गई है। ठीक है ना? आप लोग सबसे प्रमुख याद रखना, एक सोन नहर याद रखना जो बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है, और दूसरी याद रखना आप लोग कौन सी? त्रिवेणी नहर। तो ये किस नदी पर है? ये है गंडक नदी पर। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? बिहार की झीलें देखेंगे हम। ठीक है ना? तो सबसे पहली हम देखते हैं कौन सी? सबसे प्रमुख नाम हो जाएगा क्या? कांवर झील। कौन सी झील? कांवर झील। ये कहाँ है? तो कांवर झील जो है ये कहाँ है? बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? बिहार के बेगूसराय शहर में, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। ठीक है ना? आप लोगों को ये फैक्ट याद रखना है कि ये जो कांवर झील है, कांवर झील कैसी झील है? ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। एशिया की सबसे बड़ी कैसे पानी की है? ये मीठे पानी की है। मीठे पानी की गोखुर झील है। जी। और ये कहाँ है? तो ये है बेगूसराय में। कहाँ है ये? बेगूसराय में। ये फैक्ट आप लोग याद रखना क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कहाँ स्थित है या कौन सी है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन सी झील है? कांवर झील है, जो कहाँ स्थित है? ये बेगूसराय में है। और झीलें देखते हैं। तो यहाँ की एक प्रमुख झील कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? गोगाबील। गोगाबील झील। ठीक है ना? क्या हो जाएगी? गोगाबील झील। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? कटिहार। कहाँ स्थित है? कटिहार में। चलो अब हम कुछ प्रमुख झीलों के जल्दी जल्दी से नाम देख लेते हैं। ठीक है ना? एक हो जाएगी कौन सी? घोड़ा कटोरा झील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घोड़ा कटोरा झील। इसका आकार जो है ना वो घोड़े के नाल के आकार का है। इसका आकार घोड़े के खुर के जैसा है। ठीक है ना? इसलिए इसका नाम क्या है? घोड़ा कटोरा झील। और कौन सी प्रमुख झीलें हैं? और झीलें यहाँ की प्रमुख हो जाएंगी। एक हो जाएगी कौन सी? कुशेश्वर। कुशेश्वर स्थान झील। कौन सी? कुशेश्वर स्थान झील। एक हो जाएगी कौन सी? नागी नकटी झील भी हो जाएगी। नागी नकटी झील। और भी यहाँ पास बहुत सारी झीलें हैं बिहार में। नवादा झील हो जाएगी, सेवरा झील हो जाएंगी। ये कहाँ स्थित है? ये सभी झीलें कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है बिहार में। आप लोगों को इसमें जो भी मैंने मेन बताया है वो आप लोगों को याद रखना है, वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप लोग बहुत सारे फैक्ट मत पढ़ो, ऐसे फैक्ट पढ़ो जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कांवर झील याद रखनी है। ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है ना? और कैसी झील है? गोखुर झील है। कहाँ स्थित है? ये बिहार के बेगूसराय में है। एक घोड़ा कटोरा झील आप लोगों को याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक कौन सी है? ये
एक गोगाबिल झील भी याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या, बिहार के प्रमुख डैम यानी बांध देख लेते हैं। सबसे पहला बांध हम देखते हैं। सबसे पहले बांध का नाम क्या है, इंद्रपुरी बैराज। क्या हो जाएगा, इंद्रपुरी बैराज। ये किस नदी पर है, तो ये है सोन नदी पर। किस नदी पर है, ये सोन नदी पर है। और कहाँ है, ये बिहार के रोहतास जिले में है। कहाँ स्थित है ये, रोहतास में। ठीक है ना, आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला बांध मैंने कौन सा बताया, इंद्रपुरी बांध, जो सोन नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये, रोहतास में स्थित है। दूसरा हो जाएगा कौन सा, नागी नकटी बांध भी है। कौन सा हो जाएगा, नागी नकटी बांध भी स्थित है यहाँ। ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, जमुई में। कहाँ स्थित है, जमुई में। फिर तीसरा बांध हो जाएगा, क्या नाम है उसका, चंदन बांध। चंदन बांध किस नदी पर है, ये चंदन नदी पर ही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, चंदन बांध पड़ा है। और ये है कहाँ, तो ये है बिहार के बांका जिले में। कहाँ है ये, बांका जिले में है। और किस नदी पर है, चंदन नदी पर। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा, कोसी बांध। कौन सा, कोसी बांध। ये किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, कोसी नदी पर स्थित है। और ये नेपाल की सीमा जो है ना, उसके पास ही स्थित है। नेपाल सीमा के पास स्थित है। नेपाल सीमा के पास स्थित है। और किस नदी पर है, तो ये कोसी नदी पर ही हो जाएगी। ठीक है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा, गया जी बांध। कौन सा हो जाएगा, गया जी बांध हो जाएगा, जो कहाँ स्थित है, तो ये गया में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है, तो गया जी बांध किस नदी पर है, फाल्गु नदी पर। किस नदी पर है, फाल्गु नदी पर। ठीक है ना। तो ये हो गए क्या, बिहार के प्रमुख डैम यानी बांध। कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, इंद्रपुरी बैराज बांध पढ़ा। ये कहाँ है, सोन नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है, ये रोहतास में स्थित है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, नागी नकटी बांध पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा चंदन बांध। फिर हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, कोसी बांध। ये कहाँ स्थित है, नेपाल की सीमा के पास स्थित है। और गया जी बांध हम लोगों ने पढ़ा, ये कहाँ स्थित है, गया में है। और किस नदी पर है, तो ये फाल्गु नदी पर है। ठीक है ना। मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, बिहार राज्य के नेशनल पार्क की। ठीक है ना। तो बिहार राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क स्थित है। कितने स्थित है, सिर्फ एक है। ठीक है ना। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, वो नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका, उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में। कहाँ स्थित है, बिहार के पश्चिम चंपारण में। इसका नाम क्या बताया मैंने, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है ना। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। बिहार में अभी तक और कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, सिर्फ एक नेशनल पार्क है, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क। उसका नाम क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ, पश्चिम चंपारण में। ठीक है ना। अब हम यहाँ देख लेते हैं बिहार के कुछ वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य हैं, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है ना।
तो अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे वन्य जीव व पक्षी अभयारण्य। पक्षी अभयारण्य तो कौन कौन से हो जाएंगे? मैं आप लोगों को उन्हीं पक्षी अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को बेफालतू के बहुत सारे नहीं पढ़ने, और मैं ऐसी चीजें पढ़ाती भी नहीं हूँ आप लोगों को। एकदम ऐसी चीजें पढ़ो आप जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। तो सबसे पहला हो जाएगा कौन सा? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैमूर अभयारण्य हो जाएगा। और ये कैसा है? ये बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य। क्या हो जाएगा? ये बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है इसके बारे में। क्या? कैमूर अभयारण्य लिख देती हूं मैं, कैमूर अभयारण्य। ये कैसा है? मैंने बताया बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य। ठीक है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। क्या नाम बताया मैंने? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भागलपुर में। बिहार के कहाँ स्थित है? बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। और इसके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना कि ये भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। कैसा अभयारण्य है? डॉल्फिन अभयारण्य है। मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य। ठीक है ना, डॉल्फिन अभयारण्य। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ता है। क्या नाम बताया? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। और क्या इंपॉर्टेंट है फैक्ट है इसके बारे में? भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। कैसा अभयारण्य है ये? डॉल्फिन अभयारण्य है, भारत का एकमात्र। और सबसे और एक कौन सा था? बिहार का सिर्फ एकमात्र नेशनल पार्क का नाम क्या था? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है ना। यहाँ के और भी वन्य जीव अभयारण्य हो जाएंगे, उनके नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना। फिर भी नाम आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना। जैसे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा राजगीर अभयारण्य हो जाएगा। कौन सा? राजगीर अभयारण्य। एक गौतम बुद्ध के नाम से भी है। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध अभयारण्य भी हो जाएगा। एक हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर एक जगह का नाम है, बिहार के अंदर आती है। ठीक है ना। ये उदयपुर आप लोग राजस्थान वाला मत समझना। ठीक है। तो यहाँ के ये क्या हो गए? ये बिहार के नेशनल पार्क हो गए और वन्य जीव अभयारण्य हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना आप लोगों को? वाल्मीकि नेशनल पार्क याद रखना है। और वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो दो याद रखना है। सबसे पहला कौन सा? कैमूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है ना, सबसे बड़ा अभयारण्य है। और दूसरा कौन सा बताया मैंने? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बताया है मैंने? ये भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। ठीक है ना। अब तो आप लोगों को ये चीजें नहीं भूलेगी, मैं बार बार रिपीट भी करवा देती हूँ। ठीक है ना। और मैं एक छोटा सा रिवीजन वीडियो भी आप लोगों के लिए दूसरे दिन अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोग उससे थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लो। ठीक है। और जो भी कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ ना, उसका आंसर जरूर किया करो आप लोग। उससे आप लोगों को ना यहाँ पास दिमाग में बैठने लगेंगे वो क्वेश्चंस, और एग्जाम में अगर आएगा ना तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम बात करेंगे क्या? बिहार की रामसर साइट्स के बारे में। अभी हाल ही की न्यूज है, क्या रामसर साइट से रिलेटेड अभी हाल की ही न्यूज आई है कि भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है?
101 हो गई। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को अभी 2-3 दिन के अंदर ही एक रामसर साइट से रिलेटेड पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आप लोगों को ना अब रामसर साइट से रिलेटेड और दूसरी चीजें आप लोगों को सर्च करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस वीडियो में ही मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगी। ठीक है ना, आर्द्रभूमि वेटलैंड क्या होते हैं, फिर भारत और रामसर कन्वेंशन क्या था, इन सब के बारे में, भारत की जितने भी राज्य हैं, जितनी भी रामसर साइट्स हैं, उन सभी के नाम, कब बनी, किस राज्य में, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उससे पहले हम क्या देखते हैं, बिहार की रामसर साइट्स देखते हैं। तो बिहार में टोटल कितनी रामसर साइट है, टोटल है 6। कितनी है, 6 है टोटल। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे पहली कौन सी है। सबसे पहली कौन सी है, कांवर ताल। कौन सी है, कांवर ताल। कांवर ताल या कांवर झील थी ना, मैंने बताया था ना, क्या बताया था इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने बताया था कि ये जो है कांवर झील जो है, ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। कैसी झील है ये, गोखुर झील है। और ये बिहार की सबसे पहली रामसर साइट थी, जिसे कब शामिल किया गया था, इसे 2020 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 2020 में। और देखते हैं दूसरी रामसर साइट है, दूसरी है कौन सी, नागी पक्षी अभयारण्य है। क्या है, नागी पक्षी अभयारण्य। और तीसरी यहीं पे साथ में देख लेते हैं, क्या नाम है उसका, नकटी पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है, नकटी पक्षी अभयारण्य। ये दोनों कहाँ स्थित है, तो ये दोनों स्थित है कहाँ, जमुई में स्थित है। कहाँ स्थित है, जमुई में स्थित है। और इन्हें शामिल कब किया गया था, इसे शामिल किया गया है 2024 में। कब शामिल किया गया है, 2024 में। ठीक है ना, तो बिहार की 6 रामसर साइट में 3 तो आप लोगों को पता चल गई ना, कौन कौन सी। एक हो गई सबसे पहली कौन सी, कांवर झील हो गई, दूसरी हो गई नागी पक्षी अभयारण्य, तीसरा हो गया कौन सा, नकटी पक्षी अभयारण्य। चलिए अब हम नेक्स्ट 3 देखते हैं। चौथी हो जाएगी कौन सी, गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, बक्सर में। कहाँ स्थित है, बक्सर में। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, बक्सर का युद्ध, है ना, तो ये बक्सर जगह में हुआ था, इसलिए उस युद्ध का नाम क्या था, बक्सर। ठीक है ना, और ये जगह कहाँ है, बिहार के अंदर आती है। ठीक है ना, यहाँ क्या स्थित है, गोकुल जलाशय स्थित है, जिसे बिहार की रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है। चौथी कौन सी है, चौथी हो जाएगी, सॉरी 5वीं हो जाएगी ना, 5वीं कौन सी हो जाएगी, तो 5वीं हो जाएगी उदयपुर झील। कौन सी, उदयपुर झील। उदयपुर ये कहाँ आती है, तो ये पश्चिम चंपारण के अंतर्गत आती है। कहाँ आती है, पश्चिम चंपारण में आती है। और आखिरी हो जाएगी कौन सी, छठी, गोगाबील झील। क्या नाम है, गोगाबील झील। मैंने जब झील पढ़ाई है अभी बिहार की, तब भी मैंने बताया था ना आप लोगों को इस गोगाबील झील के बारे में, है ना। तो ये कहाँ, किसके अंतर्गत आती है, ये आती है बिहार के अंदर, कहाँ, कटिहार जगह में। कहाँ आती है, कटिहार। और ये तीनों झीलें, ये जो तीनों स्थल है ना, ये गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील, इन्हें कब शामिल किया गया है, इन्हें शामिल किया गया है 2025 में। कब शामिल किया गया है, 2025 में। अब आप लोगों को किसी भी चीज पे आप लोगों को डाउट तो नहीं है ना। सबसे पहली मैंने बताई थी कौन सी, कांवर झील, जिसे 2020 में रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरी है नागी पक्षी अभयारण्य, तीसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य, और जो लास्ट के 3 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में शामिल किया गया है 2025 में। क्या, कौन कौन सी है, एक हो जाएगा कौन सी, गोकुल जलाशय हो जाएगी, जो कहाँ स्थित है, बक्सर में है। फिर कौन सा है, उदयपुर झील है, जो कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। और लास्ट मैंने बताई कौन सी, गोगाबील झील। ठीक है ना, ये कहाँ स्थित है, कटिहार में।
ठीक है ना। ये क्या हो गई, 6 बिहार की रामसर साइट। आप लोगों को इन 6 के नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, बिहार के प्रमुख मेले उत्सव की। तो सबसे पहले मेले की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना। क्या नाम है उसका, सोनपुर मेला। किस मेले की बात कर रही हूं मैं, सोनपुर मेला। ये क्यों प्रसिद्ध है, मतलब ऐसी कौन सी खास बात है इसमें कि ये इतना प्रसिद्ध है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कैसा मेला है ये कहाँ लगता है, तो पहले हम जान लेते हैं ये कहाँ लगता है। सारण में लगता है। बिहार के अंदर ही एक जगह आती है, क्या नाम है उसका, सारण। और इसकी मैंने प्रमुख बात क्या बताई है आप लोगों को, कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, पशु मेला, ठीक है ना। आप लोगों को ये फैक्ट याद रखना है कि सोनपुर मेला जो है बिहार में लगता है, और किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भारत का सबसे बड़ा एक पशु मेला है, ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। और यहाँ के और भी प्रमुख उत्सवों की बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा छठ पूजा, है ना। छठ पूजा जो बिहार में बहुत ही प्रमुख रूप से की जाती है। ये सिर्फ बिहार में नहीं, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। छठ पूजा क्या है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध। लेकिन ये प्रमुख रूप से कहाँ का उत्सव है, तो ये बिहार का है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा राजगीर मेला। कौन सा मेला, राजगीर मेला। तो राजगीर मेला कहाँ लगता है, ये लगता है कहाँ, नालंदा जिले में। कहाँ लगता है ये, नालंदा जिले में। और एक और मेला है, कौन सा, वैशाली महोत्सव। क्या नाम है इस उत्सव का, वैशाली महोत्सव। और ये कहाँ आयोजित होगा, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है ना, इसका नाम ही है क्या, वैशाली महोत्सव। तो कहाँ आयोजित होगा, तो ये होगा कहाँ, वैशाली में, ठीक है ना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन सा, पितृपक्ष मेला। कौन सा मेला, पितृपक्ष मेला। और ये कहाँ लगता है, तो पितृपक्ष मेला बिहार के अंतर्गत लगता है कहाँ, गया जिले में। कहाँ लगता है, गया में। किस नदी के किनारे, तो ये लगता है फाल्गु नदी के किनारे। कहाँ लगता है ये, फाल्गु नदी के किनारे लगता है, ठीक है ना। ये बिहार के क्या हो गए, प्रमुख मेले उत्सव हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोगों को याद रखना है सोनपुर मेला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। और भी मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दिया है, छठ पूजा हो गया, एक पितृपक्ष मेला हो गया। ये 2-3 फैक्ट जो है आप लोगों को बहुत ही जरूरी याद रखने। अब हम बात करते हैं क्या, यहाँ की जनजातियों के बारे में। तो यहाँ की प्रमुख जनजातियां हो जाएंगी कौन सी, एक हो जाएगी संथाल जनजाति, संथाल, मुंडा और उराव जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। एक हो जनजाति है ना। ये सारी क्या है, बिहार की प्रमुख जनजातियां। एक खैरवार जनजाति भी पाई जाती है। कौन सी जनजाति, खैरवार, ठीक है ना। ये यहाँ की क्या है, प्रमुख जनजातियां। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में। सबसे पहले क्या हो जाएगा पर्यटन स्थल में, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ अवशेष यहाँ है, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ है, नालंदा में है। बिहार के अंतर्गत एक जिले का नाम है नालंदा, ठीक है ना। एक हो जाएगा कौन सा, एक है विक्रमशिला महाविहार। क्या नाम है, विक्रमशिला महाविहार। ये कहाँ है, तो ये है भागलपुर में। कहाँ है ये, भागलपुर में। जगदीशपुर किला हो जाएगा यहाँ, जगदीशपुर का किला। और क्या हो जाएगा, बराबर की गुफाएं हो जाएंगी, बराबर की
गुफाएं हो जाएंगी यहाँ। ये सब क्या है, यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, ठीक है ना। वाल्मीकि आश्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाल्मीकि आश्रम हो जाएगा। ये कहाँ है, ये पश्चिम चंपारण में है। और हो जाएगा क्या, पटना साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा, है ना, पटना साहिब गुरुद्वारा, पटना साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा। कुदरा घाट भी यहाँ स्थित है एक, क्या है, कुदरा घाट। गोल घर भी है यहाँ, गोल घर। यहाँ एक महाबोधि मंदिर भी है, कौन सा मंदिर है, महाबोधि मंदिर भी यहाँ स्थित है गया में, है ना, महाबोधि मंदिर। तो हम लोग ने यहाँ पे पर्यटन स्थल देखे हैं बिहार के। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, एक नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, विक्रमशिला महाविहार हो जाएगा, बराबर की गुफाएं हो जाएंगी, महाबोधि मंदिर हो जाएगा। ये सब क्या है, ये है बिहार के पर्यटन स्थल, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, बिहार की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है और यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। यहाँ की प्रमुख फसलों में सबसे पहले क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा, है ना, धान मक्का, गेहूं भी हो जाएगा, तंबाकू, है ना, क्या हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगी, और जूट भी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। यहाँ पे गन्ना भी बहुत प्रमुख मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए अभी हम यहाँ पे चीनी उद्योग भी पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्या यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उद्योग हो जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा रेशम उद्योग। कौन सा, रेशम उद्योग। ये मेनली कहाँ है, ये प्रमुख रूप से कहाँ है, भागलपुर में। कहाँ है, भागलपुर में। और कौन से उद्योग हो जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पे मैंने चीनी उद्योग भी बताया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गन्ना बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। हस्तशिल्प उद्योग हो जाएंगे, कौन सा, हस्तशिल्प उद्योग। आप लोगों को पता है ना, मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है बिहार की, तो हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग। और ये प्रमुखता कहाँ हो जाएंगी, मधुबनी में, ठीक है ना, पेंटिंग। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख महान व्यक्तित्व कौन कौन रहे हैं। चाणक्य हो जाएंगे। चाणक्य की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है ना। इनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक है, जो इनकी किताब है, उसके बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि उसका नाम क्या है ना। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद सिंह जी भी यहीं के हैं, इनका जन्म यहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह। ये कौन है, ये सिखों के 10वें गुरु है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कौन थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। आप लोगों को पता होगा ये कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण। एक नाम और मैं बताती हूँ, उनका नाम क्या है, कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम है, कर्पूरी ठाकुर। ये दोनों नाम मैंने इसलिए यहाँ पे साथ में लिखा है, क्यों, क्योंकि जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है, इन्हें लोक नायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्हें लोक नायक बोला जाता है। और कर्पूरी ठाकुर को क्या बोला जाता है, इन्हें जननायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जन नायक बोला जाता है, ठीक है ना। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने ये साथ में लिख दिया है। ये दोनों कहाँ के हैं, ये बिहार के ही है। जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है, तो लोकनायक बोला जाता है, और कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है क्या, जननायक। और कौन होंगे, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह। इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है बिहार केसरी।
क्या कहा जाता है इन्हें? बिहार केसरी। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। ये कौन है? तो ये राष्ट्र कवि हैं। कौन है ये? राष्ट्र कवि हैं। तो ये हो गई कौन? बिहार की ग्रेट पर्सनैलिटीज। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? बिहार की यूनेस्को साइट्स की। तो बिहार में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं? 2। कितनी स्थलों को यूनेस्को साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला हो जाएगा कौन सा? महाबोधि मंदिर परिसर। महाबोधि मंदिर परिसर हो जाएगा। ये कहाँ है? तो ये है कहाँ? बोध गया में। गया का नाम ही क्या है? बोध गया है। और इसे कब शामिल किया गया है यूनेस्को साइट में? तो इसे शामिल किया गया है कब? 2002 में। ठीक है ना। और दूसरी है नालंदा महाविहार के, नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार के पुरातात्विक अवशेष जो है ना, पुरातात्विक अवशेष, इन्हें भी किसमें शामिल किया गया है? इन्हें यूनेस्को साइट के अंतर्गत शामिल किया गया ना। ठीक है। कहाँ हो जाएगा ये? नालंदा के अंतर्गत। और इसे शामिल कब किया गया है? तो इसे शामिल किया गया है कब? 2016 में। ठीक है ना, 2016 में। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ये हो गई क्या? यूनेस्को साइट्स बिहार की। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? बिहार के जीआई टैग की। सबसे पहला क्या हो जाएगा जीआई टैग में? शाही लीची। क्या हो जाएगी? शाही लीची। और मैंने आप लोगों को लैंड ऑफ लीची बताया था। किसे कहते हैं? मुजफ्फरपुर को। तो शाही लीची कहाँ का उत्पाद हो जाएगा? ये हो जाएगा कहाँ का? मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर। ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग्स भी हो जाएंगी। इसे भी जीआई टैग दिया गया है। मधुबनी पेंटिंग्स, है ना। और क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा क्या? जर्दालू आम हो जाएंगे। जर्दालू आम। ये कहाँ के हैं? तो ये है कहाँ के? भागलपुर के। कहाँ है? भागलपुर के। और भागलपुर का ही एक और प्रोडक्ट है, आप लोग याद रखना, कतरनी चावल। क्या है? कतरनी चावल। ये भी कहाँ का है? तो ये है कहाँ का? भागलपुर का है। और नेक्स्ट हो जाएगा मिथिला मखाना हो जाएगा। मिथिला क्षेत्र के मखाने बहुत फेमस है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। और एक हो जाएगा कौन सा? मगही पान हो जाएगा। क्या? मगही पान। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने सबसे पहले ही बताया, कौन सा? शाही लीची हो जाएगी कहाँ की? मुजफ्फरपुर की। मधुबनी पेंटिंग्स तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को ये पता ही है कि मधुबनी नाम से कुछ भी आया तो वो कहाँ लगाएंगे? बिहार स्टेट में, है ना। जर्दालू आम याद रखना आप लोग। और कतरनी चावल, ये दोनों कहाँ के हैं? तो भागलपुर के हैं। ठीक है ना। ये हो गया क्या? बिहार राज्य के ये सब क्या हो गया? जीआई टैग। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या? थोड़े से कुछ अदर फैक्ट की। अब हम अदर फैक्ट में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ विश्व का सबसे पहला गणराज्य था, उसका नाम क्या था? लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, आप लोग ये लिच्छवी गणराज्य का नाम याद रखना। क्या? विश्व का सबसे पहला गणराज्य, सबसे पहला गणराज्य क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था क्या? लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य। आप लोगों ने हिस्ट्री में लिच्छवी गणराज्य का नाम भी बहुत बार सुना होगा, है ना। और अदर फैक्ट में एक हम देख लेते हैं क्या? बिहार की सबसे ऊंची चोटी छूट गई है ना। सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सोमेश्वर चोटी। क्या नाम है उसका? सोमेश्वर चोटी।
और ये कितनी ऊंची है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। कितनी है? 874 मीटर। सोमेश्वर चोटी जो है ये कहाँ की है? ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। और कौन से फैक्ट हो जाएंगे? नालंदा महाविहार तो आप लोगों को पता ही है ना, ये विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तो ये हो जाता है क्या? हमारा बिहार स्टेट। अब आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर करना है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या? तो ये था हमारा इंडियन स्टेट सीरीज का तीसरा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।